सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आपके इतने कमेंट्स आ रहे थे कि सर जैसे आपने समष्टि के अंदर वीडियो बनाई है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं गाइज, वो बात करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। फटाफट आप जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की जिस भी राइटर की आपके पास बुक है, टी आर जैन की है तो टी आर जैन निकाल लीजिए, एनसीईआरटी है एनसीईआरटी निकाल लीजिए, संदीप गर्ग है संदीप गर्ग निकाल लीजिए, एसबीपीडी है, कोई सी भी आपके पास बुक है आप उस बुक को जो है निकाल सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको जो है बताने वाला हूं कि भैया इस चैप्टर से ये टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बुक का कोई इशू नहीं है, कोई भी बुक है सब आपके पास चलेगा, आपको सिर्फ टॉपिक जो है वो मैच करने हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई मैं जो है ना, मैं केवल ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं 12 या 13, मैं सारे के सारे चैप्टर बनाऊंगा। कहीं आप मुझे बताते हो सर ये तो टर्म 1 में आ चुका है, ये तो टर्म 2 में आएगा ही नहीं। अरे भाई मुझे भी पता है ये टर्म 1 में आ चुका है, ये टर्म 2 में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं वीडियो किसी पर्टिकुलर बोर्ड सीबीएसई के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये सभी बोर्ड के लिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के, किसी भी बोर्ड से आप दुनिया के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सबका सिलेबस अलग है, सबका जो है टर्म 2 के अंदर अलग अलग चीजें आएंगी। किसी की पूरी बुक आ रही है, किसी का आधा आ रहा है, किसी का पूरा आ रहा है, तो ये मैं सबके लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो मुझे पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैं आपको सारा का सारा बता रहा हूँ। आप अपने 30% सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो डिलीट है जो नहीं है आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। ठीक है, और टर्म 2 में जैसे मान लो जैसे सीबीएसई की हम बात करें तो मांग की लोच से आगे से चैप्टर आएंगे, तो भाई आप मांग की लोच के आगे से लगा लीजिए। ठीक, क्या दिक्कत आ रही है, जिसका पहले वाले भी आ रहे हैं उसको पहले वाले लगाने दीजिए। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है यहाँ पे, सबसे पहले चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये यहाँ पे जो है इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन जो है 1 मार्क्स में कई बार एग्जाम में जो है पूछी जाती है। ठीक है जी, उसके बाद आपको दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये आपका एग्जाम के अंदर जो है कई बार आ जाता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है डिफरेंस बताइए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, दूसरा इसके अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है, दूसरा इसके अंदर आपको जो पढ़ के जाना है वो आपको पढ़ के जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है क्षेत्र क्या है, इसमें किन किन मुद्दों के रिगार्डिंग बात होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र का जो है क्षेत्र क्या है, इनमें किन किन मुद्दों के रिगार्डिंग बात होती है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग, इसका अंतर, और व्यष्टि और समष्टि के घटक या इसको आप क्षेत्र भी कह सकते हो, ये सारा का सारा आपको जो है इसके अंदर पढ़ के जाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग, अर्थव्यवस्थाएं और इसकी केंद्रीय समस्याएं। गाइज ये फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें 3 तरीके की समस्याएं होती हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, तीनों में से क्या और कैसे जो है वो बहुत बारी एग्जाम में रिपीटेड है। तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के ही जाएंगे कैसे भी करके। ठीक है, उसके बाद है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज होती हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। टॉपिक का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अब इसमें देखिए, इसमें से आप तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पहली बात तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तीनों का मीनिंग, तीनों में किसी में भी आपके डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मुश्किल है कि भाई ये अर्थव्यवस्था इसको कैसे इसका समाधान करती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन में मोस्टली आते हैं, बट आप बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। यहाँ पे जो है हम बात करते हैं, ये एक फिक्स क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र। गाइस मैं इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 जो है 2 फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ आपको, एक तो उत्पादन संभावना वक्र और दूसरा है केंद्रीय समस्याएं। आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि ये फिक्स है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है,
ठीक है, इसकी जो है क्या मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर जो बिंदु होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, ये कैसे कब खिसकता है, कब राइट वर्ड शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, कब एक तरफ शिफ्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, कैसे राइट वर्ड आएगा, कैसे लेफ्ट वर्ड आएगा, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए, ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसका जो ढलान होता है, पीपीसी का जो ढलान होता है, ये क्या होता है, क्या शो करता है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है, संसाधनों का अल्प उपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग, संसाधनों का विकास, इन पॉइंट्स को किस तरीके से शो करते हैं, जैसे संसाधनों का अल्प उपयोग है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग है, ये संसाधनों का विकास है, इन तीनों के डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्पादन संभावना वक्र आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है, सिर्फ एक नंबर का, कि अवसर लागत क्या होती है, इसको जो है वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे कि अवसर लागत क्या है या वैकल्पिक लागत क्या होती है। उसके बाद जो है, कह रहा है सीमांत अवसर लागत क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं कि अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत जो है वो सेम होती है, तो भाई ये सेम नहीं है। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है, वीडियो बनी हुई है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है, ठीक है, इसको तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसमें आपको ये रेखा चित्र बनाना पड़ेगा और तालिका भी इसके अंदर आपको बनाकर आनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाली तालिका जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है, जिसको रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं, ये क्या होती है, इसको तालिका और रेखा चित्र की सहायता से बताइए। तो सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर एक ही चीज होती है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली उत्पादन संभावना वक्र, केंद्रीय समस्याएं, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं, ये दो आपके जो है हॉट से टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो गाइस 99% है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है हमारा, ये उपभोक्ता का संतुलन। इसके ऊपर आप जानते ही हैं दो तरीके की अप्रोचेज होती है, एक होती है उपयोगिता विश्लेषण और एक आती है दूसरी आपकी क्रमवाचक। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं उपयोगिता विश्लेषण के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई उपयोगिता जो है क्या होती है, ये बताइए। अच्छा, अगर तीनों अर्थव्यवस्थाओं के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है कि बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, तो ये भी आप जो है गाइज यहाँ से पढ़ सकते हैं, बुक के पीछे यहाँ पे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, इसको क्या कहते हैं। इसके अलावा दुर्लभता क्या होती है, ये आप पढ़ लीजिएगा। चयन क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। दुर्लभता, चयन, ये एक एक नंबर में कई बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आर्थिक एजेंट जो है, आर्थिक एजेंट जो है वो कौन होता है। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। उपयोगिता किसे कहते हैं मैं बता ही चुका हूँ आपको, एक नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद टॉपिक जो है उपयोगिता दो तरीके की होती है, टीयू और एमयू। तो टीयू और एमयू में जो है, टीयू और एमयू में तालिका की सहायता से जो है संबंध बताइए। तो ये टी और एमयू में तालिका आपको बनाकर आनी है। ठीक है, ये कर्व आपको बनाकर आना है, और इसमें 3 तरीके के संबंध हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये वाले, कि जब टी यू पॉजिटिव होता है, जब एम यू पॉजिटिव होता है टी यू बढ़ता है, टी यू अधिकतम होता है जब एम यू शून्य होता है, टी यू घटता है जब एम यू ऋणात्मक होता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, ये पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तालिका, ये चित्र, और ये इसके अंदर थ्योरेटिकल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है टी और एमयू के बीच में संबंध। तो ये 4-5 तरीके के संबंध लिखे हैं, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। ये 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे कि हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, इसका क्या महत्व है, और इसकी जो है सीमाएं क्या होती हैं, कैसे इसका कर्म बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है एग्जाम में समझने के लिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है। उसके बाद आता है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन, अगर हम उपयोगिता विश्लेषण की बात करें तो इसमें 2 तरीके की सिचुएशन होती है, एक होती है एक वस्तु की स्थिति में और एक होती है 2 वस्तु की स्थिति में।
तो गाइज इसमें से जो सबसे ज्यादा चांस है आने के वो है दो वस्तु की स्थिति में। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कैसे होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसको समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दो वस्तु का आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दो वस्तु की स्थिति में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है समसीमांत उपयोगिता। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, ये जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण से, इसको समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम है, बट आप जो है ये ध्यान रखिएगा दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन या समसीमांत उपयोगिता। और अगर MUX ग्रेटर देन होती है इससे या लेस देन होती है इससे, तो भाई उपभोक्ता किस तरीके से संतुलन में आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो वस्तु का जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर अगला जो चैप्टर है हमारा उपभोक्ता का संतुलन ही है, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक अवधारणा से। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो देखिए भाई सबसे सिंपल सी बात है, तटस्थता वक्र क्या होता है इसके भाई मैं पहले ही बता दूं आपको, तीन तीन नाम होते हैं, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, ठीक है, या अंदिमान वक्र, ये एक ही चीज होती है। यहाँ पे देख लीजिए तटस्थता वक्र, अंदिमान वक्र, उदासीनता वक्र, ये सब एक ही है। आप बार बार मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या ये सर एक ही है, नहीं है, क्या है। तो भाई सबसे पहले तो ये क्या होता है और इसकी विशेषताएं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि भाई इसकी विशेषताएं बताइए। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में सेप इसकी ये विशेषता होती है कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर जो है ये क्यों होता है, ये बताइए। तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, सेपरेट पूछा जाता है। और सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, सेपरेट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। जैसे कि सीमांत अवसर लागत होती है, बिल्कुल इसी तरीके से सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी जो है होती है। सीमांत अवसर लागत जो है वो पीपीसी का ढलान है, जबकि एमआरएस जो है वो तटस्थ वक्र का ढलान होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, ये एग्जाम में आता है। 1 नंबर में ये पूछा जाता है तटस्थता मानचित्र क्या होता है, सिर्फ 1 नंबर में। बहुत सारे तटस्थ वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र जो है कहते हैं। तो इसकी विशेष तटस्थ वक्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं यहाँ लिखी हुई हैं, इसकी देख लीजिए 6 की 6 विशेषताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये 6 की 6 विशेषताएं आपको घोल कर पी जानी है, फाड़ के ले जानी है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में जो बचता है गाइस, सबसे पहले बजट सेट क्या होता है। ठीक है, बजट सेट कह सकते हो, उपभोक्ता का सेट कह सकते हो, बजट समूह कह सकते हो, ये बताइए। और बजट रेखा क्या होती है ये बताइए, इसका समीकरण क्या होता है ये बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में बनते हैं। इनका ढलान बताइए, इनका स्लोप बताइए। ठीक है, ये बजट समूह क्या होता है, बजट रेखा क्या होती है, ये एक सीधी रेखा क्यों होती है। ठीक है, ये जो है कीमत रेखा, बजट रेखा कोई कहते हैं। तो इसका ढलान क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और बजट रेखा कैसे खिसकती है, कब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कब इधर शिफ्ट होगी, कब इधर शिफ्ट होगी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद इस चैप्टर से जो ये उपभोक्ता का संतुलन है, इस चैप्टर से जो फिक्स क्वेश्चन है वो है ये, वो है ये क्या, तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता का संतुलन बताइए। ये जो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के अंदर जो है, ये एग्जाम के अंदर जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। इसके अंदर जो है ये डायग्राम आप जो है, ये डायग्राम आप जो है गोल कर पी जाइए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। ये है तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, इसकी शर्तें बताइए, इसका ग्राफ बताइए, इसको एक्सप्लेन यहाँ पे इसने कर रखा है। ठीक है, तो ये आप जो है गाइस बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर के रिगार्डिंग। अगला जो चैप्टर है आपका, अगला जो चैप्टर है आपका, ये है आपका मांग का सिद्धांत। तो मांग के सिद्धांत के अंदर, मांग के सिद्धांत के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मांग के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले आपको जो है गाइस देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। मांग के सिद्धांत के अंदर
मांग क्या होती है, मांग अनुसूची क्या होती है, मांग अनुसूची, मांग वक्र। तो ये तो यार एक नंबर के क्वेश्चन है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और मांग को कौन कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। मांग का नियम क्या होता है, मांग वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं, ठीक है। और ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक फिक्स क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाएंगे कि मांग वक्र का ढलान जो है वो ऋणात्मक क्यों होता है, या कीमत जब घटती है तो मांग क्यों बढ़ती है, ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा फिक्स क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ मांग वाले चैप्टर से, वो है ये मांग वक्र पर संचालन और मांग में किसका, मतलब मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है मांग में वृद्धि के कारण या दाईं और खिसकाव, मांग में कमी के कारण या बाईं और खिसकाव। ये 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, विस्तार, वृद्धि, संकुचन, कमी, इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। या मांग में विस्तार, मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग वक्र पर संचालन, मांग में खिसकाव, ये आता है एग्जाम में। उसके बाद ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आय और मांग के बीच में सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं, इसका कर्व किस तरीके से बनता है। निम्न कोटि की वस्तुएं क्या होती है और इसका कर्व किस तरीके से बनता है। सामान्य वस्तुओं के साथ आय का कैसा संबंध होता है, निम्न कोटि जिसको घटिया वस्तु कहते हैं उसके साथ कैसा होता है, ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुओं में क्या डिफरेंस होता है, या घटिया वस्तु और निम्न कोटि की गिफिन वस्तुओं में क्या डिफरेंस होता है, ये गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घटिया वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु में क्या डिफरेंस होता है, ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर के रिगार्डिंग। अगला जो चैप्टर है आपका वो है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की अगर हम बात करते हैं तो मांग की कीमत लोच के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। मांग की कीमत लोच के अंदर सबसे पहले आप तो जो है ज्यामितीय विधि जो है प्रतिशत विधि पे 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है कि एक वस्तु इतने पे उपभोक्ता इतनी मांग करता था, अब इतने पे इतनी हो गई, तो भाई मांग की लोच निकालिए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप करके जाइएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और ये जो ज्यामितिक विधि है, ये जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र पे मांग की लोच की गणना किस तरीके से करते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन जब किस्मत खराब होती है। कुल व्यय विधि भी सीधा सीधा 6 नंबर में, केजी मांग की लोच की कुल व्यय विधि की गणना कीजिए। कुल व्यय विधि और ज्यामितीय विधि दोनों थ्योरेटिकल हैं, 6 नंबर में सीधा पूछी जाती हैं, और प्रतिशत विधि पे सीधा न्यूमेरिकल आता है। इसके अलावा मांग की लोच की जो कोटियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है जैसे कि सबसे पहली जो होती है अधिक लोचदार, कम लोचदार, ठीक है, इस पूर्ण लोचदार, इकाई से लोचदार, ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। पूर्ण लोचदार कब होती है, ठीक है, पूर्ण बेलोचदार कब होती है, ये सारी किस, ये पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार बहुत कंफ्यूजन है इसमें बच्चों को, कब एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, कब वाई अक्ष के समांतर बनेगा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ये आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और मांग, ये एक मैं फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले अलग हैं और मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले अलग हैं, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो पूछता है मांग को प्रभावित करने वाले बताइए, बच्चे मांग की लोच को लिख के आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल के रिगार्डिंग। तो उत्पादन फलन सबसे पहले क्या होता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। स्थिर कारक और परिवर्ती कारकों में क्या डिफरेंस होता है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, इसमें डिफरेंस बताइए। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, क्या कहते हैं, टीपी एपी और एमपी में संबंध, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीपी एपी और एमपी में संबंध क्यों कंपलसरी है, टीपी एमपी में आ जाता है, ठीक है, टीपी एमपी में आ जाता है या एपी और एमपी में आ जाता है, लेकिन आएगा जरूर। उसके बाद ये फिक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एक कारक के प्रतिफल का नियम, जिसको परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम कहते हैं, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। ये चित्र, ये तालिका और ये चित्र खोल कर पी जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आना ही आना है, 6 नंबर का आएगा सीधे ही सीधा, ठीक है। और जो इसकी दूसरी अवस्था होती है उसको जो है
क्या कहते हैं, ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्पत्ति का ह्रास नियम या घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल क्या होता है, ये क्यों लागू होता है, इसकी मान्यताएं बताइए। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, इसी को ही एक साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं। ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। बाकी टीपी, एपी, एमपी तीनों क्या होते हैं, इनका अर्थ और इनमें क्या संबंध होता है, ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे इस चैप्टर में से। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बट इतने इसके चांस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लागत में से जो है आते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पढ़ के जाना है, स्पष्ट लागत और निहित लागत जो है क्या होती है, इसमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो है स्थिर लागत और परिवर्ती लागत। स्थिर लागत और परिवर्ती लागतों में जो है क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। स्पष्ट लागत और अस्पष्ट, स्थिर और अस्थिर, स्थिर और परिवर्ती, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको पढ़ के जाना है कि कौन से लागत की आकृति जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, वो है एएफसी का। ये जो आकृति होती है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ के जाना है, वो आपको पढ़ के जाना है कि यहाँ पे एसी और एमसी में जो संबंध होता है वो आपको बताना है। एसी और एमसी में ये वाला एसी और एमसी में संबंध बताइए। ये यू आकृति के क्यों होते हैं ये बताइए। ये एक फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। एसी और एमसी में तालिका और रेखा चित्र की सहायता से संबंध और ये यू आकृति के जो हैं क्यों बनते हैं, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, एक ही चित्र पे चारों के चारों बताइए, एसी, एएफसी, एबीसी और एमसी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इसको। इन चारों वक्रों के बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। टीसी, टीएफसी और टीवीसी वक्र पे इतना नहीं आता है, एफसी और बीसी में डिफरेंस आ जाता है। ए वाले इंपॉर्टेंट है, ए वाले एक एक के बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एसी और एमसी में 3 तरीके के संबंध देखने के लिए मिलते हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा जो है इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स है लागत वाले के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन लागत में इस टाइप के आ सकता है, टेबल बना के दे देगा, बोलेगा भाई इसको जो है फिलअप कीजिए, बताइए क्या होगा। संप्राप्ति वाला चैप्टर जो आय वाला चैप्टर है आपका, तो संप्राप्ति क्या होती है 1 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी टीआर और एमआर में क्या संबंध होता है, इस चैप्टर से यही आता है बेसिकली। टीआर और एमआर में किस तरीके का संबंध होता है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद जो है पूर्ण प्रतियोगिता में टीआर, एआर, एमआर वक्र किस तरीके का बनता है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर टीआर, एआर, एमआर और एक अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर टीआर, एआर, एमआर किस तरीके के बनते हैं। तो ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है, छोटा है। आपको पढ़ना क्या है, टीआर, ये तो पूरा ही पढ़ लो, सिंपल है। टीआर, एआर, एमआर क्या होते हैं और दोनों बाजारों में पूर्ण में और अपूर्ण में किस तरीके से इनकी शेप बनती है। टीआर, एमआर में संबंध जो है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये टीआर और एमआर के बीच में संबंध, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एआर और एमआर क्यों बराबर होता है, ये आपको पढ़ना है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है एआर जो है वो आपका क्या कहते हैं कम रहता है एमआर से, ये देख लीजिएगा। एमआर जो है वो कम रहता है एआर से, ऐसा क्यों होता है ये आप देख लीजिएगा। दोनों एआर एमआर बराबर क्यों होते हैं पूर्ण में, और अपूर्ण के अंदर एमआर जो है वो कम क्यों होता है एआर से, इसका रीजन बताइए। ये 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट क्वेश्चन लागत में से ज्यादा आता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है 3 नंबर में। तो लागत वाले से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उत्पादक का संतुलन, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मैं सबका बता रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड का नहीं बता रहा हूँ। कहीं सोचो आप ये तो हमारा डिलीटेड है, तो अपने डिलीटेड के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। सीबीएसई में ये शायद डिलीट है। उत्पादक के संतुलन की 2 विधियां होती हैं, ठीक है। एक होती है एमआर और एमसी अप्रोच। तो फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में, एमआर और एमसी अप्रोच के ऊपर उत्पादक का संतुलन किस तरीके से होता है बताइए, तालिका और रेखा चित्र की सहायता से। तो वो तालिका बनानी है और ये चित्र बनाना है। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। आप कहते हो वीडियो नहीं है, वीडियो सब है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर के रिगार्डिंग। अगला जो चैप्टर है आपका, इसके अलावा इसके अंदर एक दूसरी विधि और होती है, ठीक है। एक होती है टीआर और टीसी विधि, एक होती है एमआर और एमसी विधि। टीआर और टीसी विधि जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उतने चांस नहीं है। एमआर और एमसी विधि के चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं।
पूर्ति के सिद्धांत के बात अगर हम करते हैं तो पूर्ति का जो सिद्धांत है इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है, देखो मैं पहले बता चुका हूँ, या तो मांग से क्वेश्चन आएगा पूर्ति से। पूर्ति के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, पूर्ति को ही आपूर्ति कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी ये जो है मैं दूर कर दूं, सबसे पहली तो दिक्कत आपको ये होती है। इसके ऊपर जो आपको गाइस क्वेश्चन पढ़ना है, देखो जो मांग में भी वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मांग, मांग अनुसूची, मांग वक्र, मांग तालिका। तो भाई ये तो आपको मांग में भी पढ़ना है और पूर्ति में भी पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अलग चीज है वो है ये एक फिक्स क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा कि किसी वस्तु की पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर गाइज एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तकनीकों में परिवर्तन हो गया तो पूर्ति कैसे प्रभावित होगी, कारकों की कीमत में परिवर्तन हो गया या कर नीति में परिवर्तन हो गया, उत्पादकों की संख्या बढ़ गई, ये सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 नंबर में। तो ये तो भाई फिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आप बहुत ही अच्छे से देखो। ये रहा, इस टाइप का जो है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर तकनीकी में सुधार हो जाए तो इससे बाजार पूर्ति कैसे प्रभावित होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है, पूर्ति का नियम, पूर्ति की मान्यताएं, पूर्ति के अपवाद। तो भाई ये तो सेम वही है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, एक ही तरीके से क्वेश्चन आएगा। पूर्ति में संचालन, ये एक ही क्वेश्चन है, या तो मांग से बनेगा या पूर्ति से बनेगा। तो यहाँ पे मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और सेम ऐसे ही पूर्ति की कीमत लोच है, इसमें केवल एक ही विधि होती है। ठीक है, एक ही विधि है, या तो मांग से क्वेश्चन आएगा या पूर्ति से, लेकिन आएगा जरूर 3 नंबर में। सेम तरीके से करते हैं, न्यूमेरिकल की वीडियो अवेलेबल है, इसमें भी वही है, ज्यामितिक विधि और प्रतिशत विधि। इसमें 2 ही विधियां होती हैं, मांग में 3 तरीके की होती है, इसमें 2 होती है। तो इसके ऊपर तो आप दोनों ही पढ़ के जाइएगा। पूर्ण लोचदार पूर्ति कब होती है, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति कब होती है। तो मांग और पूर्ति में सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टॉपिक है। पूर्ति की लोच को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले अलग हैं और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले अलग हैं। बार बार कह रहा हूँ, वो पूछता है पूर्ति की लोच क्या, आप लिख के आ जाते हो पूर्ति को प्रभावित करने वाले। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, या तो मांग से या पूर्ति से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा 3 नंबर का। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, बाजार के रूप की। बाजार के रूप के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो होता है भाई, बाजार क्या होता है। देखो बाजार वाले चैप्टर से भाई मैं सीधा बता रहा हूँ, बाजार वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है। चारों बाजारों में से एक बाजार के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है या डिफरेंस आ जाता है। तो आप जो है सारे के सारे बाजार के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आप इसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लूसिव नॉन क्लूसिव। क्योंकि कोई से भी बाजार के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, जब आप सब बाजार के बारे में पढ़ लेंगे, सब बाजार की विशेषताएं पढ़ लेंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसी में आपका सारा काम हो जाएगा। सब बाजारों की विशेषताएं लिखी है, किसी में भी डिफरेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका जो भी है, जिसका केवल पूर्ण प्रतियोगिता आ रहा है वो पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ ले भाई, जिसका सारा आ रहा है वो सारा पढ़ ले, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं सेपरेट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ इसमें, ये पूरा चैप्टर आपका जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बताऊँ पूर्ण प्रतियोगिता आ गया एकाधिकार, मैं एकाधिकार बताऊँ आगे एकाधिकारिक, तो वो बेकार है। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बाजार संतुलन तथा मांग या पूर्ति में खिसकाव, इसमें क्या है, ये दोनों चैप्टर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे पूरे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर मांग या पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो क्या से प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पूर्ण, ये वाला टॉपिक तो फिक्स है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है, तालिका और रेखा चित्र की सहायता से। ये रही तालिका, ये रहा रेखा चित्र। मांग अधिक्य क्या होता है, पूर्ति अधिक्य क्या होता है, इसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग अधिक्य, पूर्ति अधिक्य। अब जब कर्व शिफ्ट होते हैं, या तो मांग वक्र शिफ्ट हो जाए या पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाए या दोनों ही शिफ्ट हो जाए, तो उसका संतुलित कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये मांग में शिफ्ट हो रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फिर ये पूर्ति में शिफ्ट हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर मांग जो है या पूर्ति बेलोजदार है या मांग लोजदार है, पूर्ति पूर्ण लोजदार है, तो जब दोनों ही शिफ्ट हो रहे हैं, ये सारे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसमें से तो कुछ भी आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उच्चतम कीमत क्या होती है, न्यूनतम कीमत क्या होती है इसका, ये रहा न्यूनतम कीमत क्या होती है, उच्चतम कीमत क्या होती है, तालिका की सहायता से
इस पे जो है इफेक्ट आता है ग्राफ की सहायता से। तो ये आप सारा का सारा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, बाजार वाला चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।